हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस समय हम यूपी ट्रिपल जो है आपकी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, उसमें हम आपके लिए जीएस का पार्ट लेके आए हैं। ये 23 दिसंबर का आपका पार्ट है। प्रथम पाली का, सेकेंड पाली हमने कर लिया था और 2016 का भी वीडियो का पेपर हमने कर लिया था। और इस पेपर का जो है आपका इस एग्ज़ाम का 23/12/2018 का हमने हिंदी और रीजनिंग कर ली है और ये जीएस का पार्ट है हमारा, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कौन से पे वेटेज ज़्यादा है, क्या चीज़ें हमें और पढ़नी है। तो उत्तर प्रदेश में जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं तो सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे, उसको चिंता मत करिएगा, आपको यूपी स्पेशल अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे जीएस, इससे पहले हमने हिंदी पढ़ लिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम आते हैं जीएस के पोर्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, रीजनिंग आपका हो गया, हिंदी भी हो गया है, याद रखिएगा। देखिए पहले इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी टफ हैं बहुत, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के फिर आपको हम कराएंगे। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि कैलिस्टो एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। ये क्या हैं? ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ है कि वर्णों, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का एक पूरा सेट है। ठीक है, एक पूरा सेट है जो एक सामान्य वजन, चौड़ाई और शैली को साझा करता है। शैली एक फॉन्ट परिवार में एक व्यक्तिगत फॉन्ट का संस्करण है, आमतौर पर रोमन प्लेट, ठीक है, रोमन, प्लेन, इटैलिक आदि जैसी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं। और इसमें क्या क्या आता है आपका, देखिए एरियल आता है, कैलिब्री आता है, कैलिस्टो एम्प्टी आता है, जैसा कि आपको जो पूछा गया कैलिस्टो एम्प्टी, ये फॉन्ट का टाइप है। और ये सारी चीज़ें हैं कि आपकी है सेंचुरी है, ग्रॉथिक है, फ्रैंकलिन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी, कंप्यूटर के फॉन्ट में आ जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको डिस्क्राइब भी करते, नहीं तो आंसर बता के निकाल देते। ठीक है, तो चलिए आगे कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा। क्या है कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा कि इनमें से कौन सा इंटरनेट पहुंच प्रदान करता है, तो आईएसपी, तो इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, आईएसपी एक कंपनी है ये, ठीक है, एक कंपनी का नाम है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करता है, जैसे डायल अप, डीएसएल, केबल, मॉडेम, वायरलेस या समर्पित हाई स्पीड इंटरकनेक्ट सहित कई तकनीकों का उपयोग करके डेटा को प्रेषित किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा पहले हम क्वेश्चन एक बार देखते हैं कि इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो आईएसपी ये क्या है, एक कंपनी है बस। अब पावर स्ट्रिप क्या है, ये देखिए क्या है। तो बात करते हैं पावर स्ट्रिप क्या है। तो यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो यही आंसर सही है, तो हम सारा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ा है। तो एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है, तो पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर लेता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए उसी का ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये भी आपका कंप्यूटर का ही है। क्या पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है समूह जो एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। तो क्या अनुच्छेद नहीं मौजूद है, बाकी आपका रेखांकन और लिंक और प्रतीक सारी चीज़ें हैं और आपका अनुच्छेद नहीं है। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन देखिए आपकी उत्तर प्रदेश की नदियों से है। तो उत्तर प्रदेश की नदियों का टॉपिक आपका आएगा, तो वो आप निश्चिंत रहिएगा, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन बने सारे टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको। तो उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किस क्या दिया है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है। गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती या गंगा यमुना सिंध। तो आपका सिंपल सा क्या आएगा, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। तो प्रयागराज कहाँ पर स्थित है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूँकि प्रयागराज में 3 नदियां आकर मिलती हैं, मान्यता के अनुसार अदृश्य सरस्वती भी, अतः इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। और जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में, साथ ही 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में कुंभ वर्ष का मेला लगता है। और इस मेले में कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो कुंभ है ये यूनेस्को धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। जो ये इलाहाबाद कुंभ मेला है ये यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो प्लीज़ ये कमेंट करिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर ज़रूर करिएगा। इसको भी मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने पढ़ाया है इसे आपको।
फिर आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, आगे है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। देखिए ये टॉपिक आपको पढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, इसमें से उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय कौन सा नहीं। देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है आपका, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये भी है, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये भी है उत्तर प्रदेश में लिए। लेकिन ये जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सही आंसर क्या रहेगा, बरकतुल्लाह, यानी कि ये नहीं है। तो हम डिटेल देखते हैं कि भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी, और एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से, जो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है इसको भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया था। तो बस इतना आप याद रखिए, और बाकी सारी चीज़ें। हाँ, अब ये देख लीजिए, जो आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है, झांसी में है। तो ये आपका बुंदेलखंड कहाँ पर है, झांसी में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। उसके बाद हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है, ये 1965 में। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो चिंता मत करिएगा। और उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ये है आपका ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिला पड़ता है, ठीक है। अब फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो नृत्य का चैप्टर हमने करा दिया है, तो आपने देखा होगा हमने रामलीला भी आपको बता दिया है कि ये भी है, रासलीला मथुरा का है ये भी बता दिया है, ब्रज साइड का। अहिर नृत्य भी है आपका ब्रज साइड का ही, और गिद्धा नृत्य ये नहीं है आपका। ये कहाँ का है, ये पंजाब का है, ठीक है, ये पंजाब का है। तो अगर आप हमारी छोटी छोटी वीडियो जो हमने आपको प्लेलिस्ट शेयर की थी UPSSC पेट के समय हम जो बता रहे थे 10-10 मिनट की, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से नृत्य को बता दिया है, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में का लोक नृत्य गिद्धा नहीं है। गिद्ध कहाँ का है, गिद्ध है, गिद्धा भी कहते हैं, गिद्धा है ये आपका पंजाब का, ठीक है। तो डिटेल देख लीजिए। आपका असम का क्या है, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महास, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत ही आसान है आपका, ये है लखनऊ में स्थित। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कला अकादमी जो है कि लखनऊ में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि ललित कला अकादमी, ठीक है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है लाइन आपकी, याद रखिएगा। और को नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और यह ललित कलाओं, चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्तिकला, ये याद रखिएगा। चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्तिकला, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ है, जिसकी स्थापना 1983 में लखनऊ में की गई थी। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है, और ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं, और यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय, ठीक है, को ललित कला अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। फिर आगे का क्वेश्चन क्या है कि छठ पूजा जो है आपका किस भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा में जो उत्तर प्रदेश के, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, रवि, ठीक है। तो रवि पे हम टिक कर देंगे। फिर आगे आपका इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं लगता है। अब बताइए इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं लगता है। कुंभ मेला नहीं लगता है, कि माघ मेला नहीं लगता है, बैसाख मेला नहीं लगता है, या अर्ध मेला नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है बैसाख मेला नहीं लगता है। ये बैसाख मेला कहाँ पर लगता है, चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में मुख्य रूप से कुंभ मेला, माघ मेला और अर्धा मेला लगता है, किंतु प्रयागराज में बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है। बैसाख के मेला जो है बैसाखी पर्व पंजाब में मनाया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। एसो चामप, अब जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। ASSOCHAMUP एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का मुख्य चैम्बर ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड है, जो निजी सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, चलिए हम देख लेते हैं इसका पूरा नाम, एक मिनट। तो इसका पूरा नाम क्या है, यहीं से आप देख लीजिए कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म। फिर आगे का क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा गया है भौगोलिक चीज़ों से, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो जो है उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, 1937 से अस्तित्व में आया था। तो इसके हम डिटेल को थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। अस्तित्व की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1937 में आया था। बाद में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया था संविधान के अनुसार। और 24 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्य उत्तराखंड, यानी कि अभी जो हमने अभी आप वीडियो बताई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें बताए थे कि 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं 113 प्रश्न। देखिए जनगणना से है ये, जनगणना हमने आपको उत्तर प्रदेश की पढ़ा दी है। तो जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो हमने बताया था कितनी, 19,95,81,470। ये अप्रॉक्स होता है, वैसे लगभग देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। तो देखिए अमेठी है जिला आपका, बस्ती है जिला, मेरठ है जिला, और देहरादून नहीं है। देहरादून कहाँ का है, उत्तराखंड का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर बात करेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला होता है, ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ये मत सोचिएगा कि वैसे क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में से कहाँ से क्वेश्चन उठे थे। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी और बक्से में अनाज भंडारित किया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों आदि को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही है आपका, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के मामले में सही है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। तो सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसमें योगदान नहीं दिया था, बाकी सभी ने इसमें योगदान दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी और इल्तुतमिश ने भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता है। सुनिएगा ध्यान से कि दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनी थी, 1911 में। और महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान जो है 1917 में शुरू किया। और बीजी तिलक ने पूना में, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। और अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता है। तो ये तीसरा जोड़ा जो है आपका मेल नहीं खाता है। अब देखते हैं क्यों मेल नहीं खाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि पूना होम रूल लीग आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और यहाँ क्या दे रहा है, 1914 दे रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें डिटेल हम बाद में पढ़ते हैं। फिर बात क्या की गई है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। किस लड़ाई में अंग्रेजों ने, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है आपका, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। तो 1757 प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी आपकी पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखेगा। इसमें सिराजुद्दौला को उसने रॉबर्ट क्लाइव ने जो है हरा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म में 3 रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग भी कहा जाता है। ये क्या है, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, और सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये आपका है, ठीक है। तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म के आपके। फिर आगे हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो द्वीपों की संख्या 19 है निकोबार में, याद रखिएगा, ठीक है। द्वीपों की संख्या 19 है। फिर आगे हम देखते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति के से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नेबुलर परिकल्पा, ठीक है, नेबुलर परिकल्पा आर्किमिडीज का है।
ज्वारीय हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का है, और गैसीय हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन और मोल्टन का है, या ग्रहीय हाइपोथेसिस ये कांत की है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है, बी वाला सही है। इसमें क्या है, ये मेल नहीं खाता है। क्या पूछा गया है, क्या मेल नहीं खाता है, ठीक है। सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, तो ये आपका बी वाला होगा कि ये मेल खाता है। चलिए हम डिटेल जान लेते हैं। एक सेकेंड, कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, 124। चलिए, सही ढंग से मेल यही खाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय हाइपोथेसिस का सिद्धांत जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने सर्वप्रथम दिया था। तो ये इतना आप समझ लिए, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हो गई आपके लिए। अब फिर आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश या क्षेत्र में मेल खाता है। एशिया, इंडिया और अफ्रीका कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य या DRC, या उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, या दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। तो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है। तो ये आपका क्या होगा, डी वाला सही होगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में कौन सा मेल खाता है ये आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असंगत का मिलान खोजें, ठीक है। असंगत का मिलान खोजें। क्या पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का बांग्लादेश और भारत, और दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील कनाडा, और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो असंगत का पूछा गया है, तो असंगत इसमें क्या है, आपका सुपीरियर झील जो है ये सबसे गहरी झील नहीं है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो ये क्या दिया है, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा, देखिए विश्व ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल भी पूछा गया है आपका। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है इसमें, बाड़ासुर नहीं है, बाकी चैल भी है, रानीखेत भी है, नैनीताल भी है। तो इन चीज़ों को याद रखें। नैनीताल तो मुख्य भी है। अब आपका आता है 126 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि इस नदी की कुल लंबाई, देखिए यहाँ पे कुछ आगे क्वेश्चन दिया भी नहीं और यहाँ पे सीधे दे दिया है कि इस नदी की कुल लंबाई आपका क्या दिया है, इस नदी की कुल लंबाई 2900। अच्छा, नदी का नाम पूछ रहा है, सॉरी। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 है। यह तिब्बत चेमायुंगनिंग ग्लेशियर में शुरू होता है, जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। तो इस नदी का नाम क्या होगा, इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होगा। तो आप जानते हैं ये कहाँ से आती है, चेमायुंगनिंग ग्लेशियर से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से 5 में से कौन सा राज्य नहीं है, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका बिहार नहीं आता है, ठीक है। क्या क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आता है। फिर आगे हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा में अधिकतम ताकत क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है अधिकतम ताकत यहाँ की लोकसभा में, क्या पूछा गया है आपका, लोकसभा में अधिकतम ताकत क्या हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम ताकत हो सकती है 552। तो ये आप जानते होंगे। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने भारत पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो जाहिर सी बात है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था। तो वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1992 में हुआ था, ये पंचायती राज से संबंधित था। इस समय कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, परिषद, नगर परिषद। तो नगर परिषद जो है इसमें से नहीं है, ठीक है। एक बार और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। तो ये नगर परिषद स्तर नहीं है, बाकी सारे हैं। जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है और नगर परिषद भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 131 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो सीधे हम नहीं पे आ जाते हैं, जो है उस पे आ जाते हैं, नहीं को चलिए देखते हैं पूरा। तो यह एक लिखित संविधान है, सही है। यह अनुमेय है,
यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भागों के रूप में, यानी किसी की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये सीधे सीधे बात कही गई थी कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन किसी की मूल संरचना में नहीं किया जा सकता। यह एकल है क्योंकि केंद्र की अधिक शक्ति है, सही है, लेकिन यह संघीय भी है और केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित है, सही है। फिर अगला क्या है, डी वाला ऑप्शन कि राज्य के राज्यपाल संसद और विधायक के परामर्श से संविधान संशोधित, तो बिल्कुल गलत है। इन लोग के क्या सलाह से कभी भी संशोधन नहीं होता है। फिर आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा 132 नंबर है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो भारत संविधान के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है, तो औद्योगिक क्रांति ने नहीं दिया है। बाकी ये ब्रिटेन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, सारी चीज़ें हमने देखा भी है। तो ये चीज़ें हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। फिर बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ठीक है, उस समय निम्न में से प्रमुख व्यवसाय क्या नहीं था, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही, पर्यटन। ठीक है, तो उस समय कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाता था और पर्यटन जो है क्या दिया, ब्रिटिश आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय कौन सा व्यवसाय नहीं था, तो उस समय जो है आपका पर्यटन नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। तो 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1991 की नई उदार नीति, क्या है, 1991 की नई उदार नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा, यानी किसके अलावा, निम्नलिखित सभी के माध्यम में से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, तो इसमें जो है औद्योगिकरण आपका नहीं है। एलपीजी आपने देखा ना, एलपीजी वाला 1991 में, तो यही चीज़ें हैं, औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं है। फिर देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, तो इनमें से कौन से अर्थशास्त्री नहीं हैं। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन से अर्थशास्त्री नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी बताइएगा। और VKR राव, इनके समय में पहली वैज्ञानिक रूप से जो है पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और RC देसाई भी थे, इसमें PC महालनोबिस नहीं थे ये। ठीक है, तो ये PC महालनोबिस नहीं थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये हमारी पंचवर्षीय योजना में आए थे। आगे देखते हैं कि दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है। देखिए बैंक और टैगलाइन भी पूछ रहा है यहाँ पर। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अ बैंकर टू एवरी इंडियन, सही है। पंजाब नेशनल बैंक का बढ़ती का नाम जिंदगी, गलत है ये। कोटक महिंद्रा का है लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। और देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक, तो ये भी सही है। बस ये है कि पंजाब का आपका नहीं सही है, तो सही जो गलत है वही सही है। असंगत का मिलान करना था, तो यानी कि ये गलत है, पंजाब वाला ये सही है। तो कुछ हम देख लेते हैं बैंकों का, यहाँ पे कुछ बैंकों का दिया गया है, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा यहाँ पे। तो भारतीय स्टेट टैगलाइन से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का है लेट्स मेक मनी सिंपल। देना बैंक का है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक का है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इंडियन बैंक का है योर ओन बैंक। और टुगेदर वी कैन है केनरा बैंक का। और बैंक ऑफ बड़ौदा का है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और इलाहाबाद बैंक का है ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। और एक्सिस बैंक का नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये पंजाब का नहीं है, पंजाब का है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ठीक है, चलिए अब आते हैं 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से कौन सी शर्तें नहीं हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से कौन सी शर्तें नहीं हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी शर्तें नहीं हैं, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये क्या कहा गया, कौन सी शर्तें नहीं हैं। तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए, तो ये शर्त होगी। भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। चलिए इसको भी देखते हैं अभी। ठीक है, और दिया है कि इसमें धर्मशाला और एक छोटा सा डिस्पेंसरी होना चाहिए, तो सही बात है ये। और दिया है या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर, और ये भी सही, यानी कि आपका जो सबसे कम सही है वो है आपका बी वाला। ठीक है, क्या ये शर्तों को पूरा नहीं करना है, पूजा के स्थान से कोई समझौता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आगे नंबर क्या आपका दिया है, देखिए ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या बताया था इन्होंने। तो चलिए देख लेते हैं कि आदर्श गांव है तो कौन कौन सी चीज़ें बताई थी, शर्तें बताई थी कि जातिपात का भेदभाव खत्म करो, और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाओ,
आदर्श गांव में धर्मशाला और डिस्पेंसरी होनी चाहिए, आदर्श गांव में साफ सफाई, स्वच्छता और शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें में से ऑप्शन में से पूछ लेते हैं, जैसा कि आपने देखा। अब 21वां राष्ट्रमंडल, तो ये करंट हमें नहीं पढ़ना है यहाँ का इस समय का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करंट हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। उबेर कप, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, करंट से रिलेटेड है आपका। देखिए दो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड थे, ठीक है। अब 140 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इनकरेक्ट, इनमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं सही है, तो ये भी आपका करंट से ही है, नौसेना अभ्यास, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच का, हो सकता है पूछ ही ले कि एक्सरसाइज पास, वैसे पूछेगा नहीं 2018 का आपका, 2018 का आपका पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इनकरेक्ट क्या नहीं कि दिया है कारपेट, कारपेट क्या है, भारत और पाकिस्तान का वार्षिक अभ्यास है, तो ये गलत है, भारत और पाकिस्तान के बीच का अभ्यास ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, तो इसको देख लीजिए एक बार आप, ये क्वेश्चन पूरा हम चलिए देख लेते हैं कि वैसे बी ही आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज पासेक्स 2018 भारत और इंडोनेशिया का नौसैनिक अभ्यास है, तो सही है। और ये बी वाला आपका नहीं था, भारत पाकिस्तान के बीच का। आगे हम देखते हैं, आगे है कि भारत और रूस के बीच त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सही है ये। और 3 देशों के बीच, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित कौन सा किया गया है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास, ये भी सही। अब हम देखते हैं कौन से नौसेना अभ्यास किस किस के बीच हुए हैं, ये भी आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास और संयुक्त सेना देश देखते हैं। तो स्लीनेक्स, देखिए स्लीनेक्स से स्पष्ट क्या है, स्ली से श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और भारत और श्रीलंका हो जाएगा स्लीनेक्स। एसएल से श्रीलंका, आईएन से इंडिया, ठीक है। तो ये नौसेना अभ्यास है। पैसेज है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच, समन्वित पेट्रोल है भारत और इंडोनेशिया के बीच, सारे नौसेना अभ्यास हैं। मालाबार 2018 भारत, अमेरिका, जापान, ये 3 देशों का है नौसेना मालाबार। और इंद्र है आपका भारत और रूस, जल, थल और वायु तीनों में। और सूर्य किरण आपका, सूर्य किरण 8 है, ये भारत और नेपाल, थल सेना का है ये। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत और सिंगापुर का सिम्बैक्स, तो SI से सिंगापुर मान लीजिए, ठीक है। नौसेना है, रेड फ्लैग है भारत अमेरिका का। और कॉर्पेट की बात करें तो भारत पाकिस्तान का नहीं है, भारत और इंडोनेशिया का है कॉर्पेट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई हैं और जिन्हें 2018 में मनाया गया था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये तिथियां हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है, सही है। योग दिवस 21 जून को होता है, ये भी सही है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्या दिया है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ये भी सही है आपका। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता ये गलत है, ये आपका 22 मई को होता है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, बाकी 3 सही है, ये गलत है। कुछ हम महत्वपूर्ण दिवसों को जान लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, 1 मई श्रमिक दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। तो ये चीज़ें आप दिवस याद रखिएगा। देखिए दिवस से भी आपका एक क्वेश्चन है। अब मार्च 2018 में मेगा फूड, चलिए पढ़ लेते हैं। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, ये किस स्थान पर था, तो ये आपका राजस्थान में था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मार्च 2018 का करंट है, छोड़ देते हैं। करंट से भी देखिए अच्छे खासे संख्या में क्वेश्चन है। हाँ, अब ये देखिए, कृषि उत्पादन को बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस मंच को नाम क्या दिया गया था, तो इस मंच को नाम दिया गया था ई रकम, ठीक है, ई रकम। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 145 क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार, ठीक है, देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये मत पढ़िए, गलत मिलान करना है। फाउंटेन पेन, लुइस एडिसन वाटरमैन, ठीक है, ये सही है आपका। लुइस एडिसन वाटरमैन सही है। अमीटर गलत है, ये आपका। बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरिसेल और एनिमेशन सुमिल रेनॉल्ड, और ये आपका जो है गलत है, तो गलत मिलान का पहचान हो गया, बी नंबर आपका गलत है। चलिए हम देख लेते हैं किसका आविष्कार किसने किया है एक बार। तो हम देख लेते हैं कि लेविस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। केवल हम लोग वाटरमैन पढ़ते हैं, फाउंटेन पेन। और टॉरिसेली, इन्होंने बैरोमीटर का किया था। रेनॉल्ड ने एनिमेशन का किया था। जॉनसन ने किया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। जेल बेड ने टेलीविजन का। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, ठीक है। और अमीटर नामक उपकरण के आविष्कारक नहीं है, यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं, ठीक है, जो दिया हुआ था जैक्सन जॉनसन वाला का। अब सही मिलान करना है। माइक्रो, अब फिर एक और आगे आविष्कारक का आपका माइक्रो ओवन, पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर, पियरे वर्नियर, बैटरी विलियम स्टैनली और वर्नियर कैलिपर, ये एलेसेंड्रो वोल्टा। तो इसमें जो आपका गलत है क्या है,
क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा मिलान सही मिलान करना है, इसमें आपको गलत नहीं करना है। तो सही मिलान आपका माइक्रोवेव ओवन का कौन है, माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को जहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ पर है माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर है, ट्रांसफार्मर का माइकल फैराडे है, बैटरी का एलेसेंड्रा वोल्टा है, वोल्ट बैटरी से संबंधित है, वर्नियर कैलिपर से वर्नियर नाम से जान जाएंगे आप, डायनमो का फैराडे है, और डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल है, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज है, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नाल एम्ब्रस्का है, थर्मोमीटर के डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट है, रिवॉल्वर के सैमुअल कोल्ट है, और थर्मस का फ्लास्क जेम्स डेवार है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है 148 कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा का उपयोग किसके डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है आपका, ये है कैश डेटा। ठीक है, अस्थायी रूप से संगठित जो डेटा है इसको हम क्या कहेंगे, कैश डेटा। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के 4-5 की संख्या में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो ये आप जानते होंगे कालिदास जी हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के, लेकिन कुछ बुक्स हैं तो उनको भी देख लीजिए। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत व्यास ने, वेद व्यास जी ने, और महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने, रघुवंशम कालिदास जी ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, कामसूत्र वात्सायन ने, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने, बुद्ध चरित अशोक घोष ने, पृथ्वीराज आसु चंद्रवरदाई ने, और गीत गोविंद जयदेव ने। ठीक है, फिर आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो क्या दिया है कि ये बुक्स का नाम है शायद आपके, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं आगे क्या है ये। तो क्या मेल नहीं खाता है, पुराने पत्रों का एक समूह, ये जवाहरलाल नेहरू का है, सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन का है, गलत है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर का है, ये सही है आपका। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं डिटेल थोड़ा सा इसका। तो पुराने पत्रों का समूह जवाहरलाल नेहरू का है, और समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंग का है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये कार्ल मार्क्स का है। तो ये जो बी वाला है ये मेल नहीं खाता है। तो इसी के साथ आपका क्या खत्म होता है, 150 क्वेश्चन आपके जीएस के भी खत्म हो जाते हैं। देखिए थोड़ा आपका देखिए कि कहाँ अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे थोड़ा सा, और आपका अगर क्वेश्चन साइंस से भी थे, यानी नहीं कि सारी चीज़ें लगभग कवर की गई थी। करंट से भी थे, यूपी स्पेशल से भी थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ था इसमें, ऐसा है नहीं कि कुछ छोड़ा गया है। पॉलिटी तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, तो आपके सारे पेपर रेगुलर कराए जाएंगे, और ये पेपर भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा अभी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ और देखते रहिए, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 50 कराए जाएंगे, ये याद रखिएगा, 50 से कम नहीं कराए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।